college for the past 4 years, and I have been following his work, especially this series which he has done on the books. Interesting fact about this exhibition is that Dheeraj uses real books and makes it a kind of a pulp, and then he draws on it. His linear drawings are par excellence. His canvases are large. The background with maybe natural coffee or some very kind of a wash which gives another kind of a base to it. His work is basically totally merges with the background, and the background also talks of lot of things. हाय धीरज, आज धीरज यादव से बात करेंगे हम लोग और धीरज अपने बारे में खुद बताएंगे। सो धीरज प्लीज़ स्टार्ट। नमस्कार, मैं धीरज यादव, बेसिकली रहने वाला मैं इलाहाबाद से हूँ। Okay. तो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। Okay. और लखनऊ में मेरा स्टूडियो है, जहाँ पे मैं पिछले आई थिंक 2015 के बाद से लगातार वर्किंग हूँ। और मैं एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। Okay. और अभी मैं पेंटिंग के ऊपर वर्क करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, बेसिकली ड्राइंग बेस्ड मेरा वर्क है। Okay. जिसको लेकर के मैं काम करता हूँ। जी जी धीरज, एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, इसी से शुरुआत करता हूँ हमेशा बातचीत को, कि आर्टिस्ट बनना क्यों चाहते थे आप? क्या इसके लिए आपने बचपन से कभी सोचा हुआ था कि नहीं मुझे आर्टिस्ट बनना है, या माहौल ऐसा मिला आपके घर पे जहाँ पे आपने चीज़ों को देखा है बचपन में जिससे आपको लगा कि नहीं मैं आर्टिस्ट बनना चाहूँगा? नहीं तो आर्टिस्ट बनने के लिए एक चैलेंजेस हैं, आपको मालूम होगा कि आर्टिस्ट बनने के बाद भी आपको ऐसा एक अनसर्टन लाइफ को फेस करना हो सकता है जो इतना श्योर नहीं होता है, जॉब या वो इतना हर चीज़ कोई सेटल नहीं होगा। आर्टिस्ट इज़ डिफरेंट वर्ल्ड। तो आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते थे? और आपकी जो जर्नी शुरू हुई स्कूल, उसके बाद कॉलेज के बाद जब आपकी जर्नी हुई, तो वो जर्नी आप अपने तरफ से बताइए प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते थे। और इसके पीछे देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो मेरे फादर इंटर कॉलेज में वुड क्राफ्ट के टीचर थे। और मेरे लाइफ में बस दो चीज़ें थी कि या तो मुझे आर्ट करना है और या मुझे क्रिकेट खेलना है। ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि मैं शुरुआत में तो मुझे आर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बट उसके बाद मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हो गया। मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ाई से मैं दूर भागता था। मेरे लिए पढ़ाई एक तरह से सब्जी में हरी मिर्च का काम करती थी, कि जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। तो मेरी लाइफ में एक क्रिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिससे मैंने एक पंचुअलिटी भी सीखी। और मैं स्टेट से खेलता था, यूपी स्टेट से खेलता था। अच्छा। बट बैक पेन की वजह से मैंने क्रिकेट ड्रॉप किया। तो एक आंटी ने मेरे को बताया, अंकल ने, कि फाइन आर्ट्स होता है, आपका आर्ट अच्छा है, आप उसमें जाइए। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इंटर के बाद मैं आर्ट्स में जाऊंगा, जहाँ पर मुझे पढ़ाई से दूर रखा जाएगा और मैं अपने मन का करूँगा। उसके बाद फिर मैंने 2009 में मैंने BFA ज्वाइन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया 2009 में। हाँ, यस, 2009 में। ओके। वहाँ पर फाइन आर्ट्स की शुरुआत की मैंने। ओके। और लगातार फिर जब उसमें आया तो फिर बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि मैं कभी भी मेहनत से दूर नहीं भागा। क्योंकि मुझे क्रिकेट ने इतना कुछ सिखा दिया था कि आप के लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ओके। आपके अंदर का एक जुनून है कुछ करने का, वो चाहे छोटा सा व्यवसाय भी क्यों ना हो, और या कोई एक की स्ट्रीम क्यों ना हो, कि हाँ आपके अंदर एक गोल अचीव करने की क्षमता है अगर, तो आप उसके पीछे लग जाएं। राइट। और यही विचार मेरे स्टार्टिंग से रहे हैं। ओके। मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि जो पिछला है उसको भूलो और आगे का देखो क्या कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। तो
मेरे पिताजी श्री रमेश चंद्र यादव, ओके जो इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, अभी फिलहाल वो पिछले 10-12 साल से रिटायर्ड हो गए। ओके। तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। मैं उनसे कभी घर से आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ कि नहीं आर्ट में मत जाओ, क्या होगा फ्यूचर? देखिए ये बिल्कुल होता है, सभी के साथ होता है, क्योंकि मेरे फादर बेसिकली वो पुराने ख्यालातों के थे, उनके सामने तो फाइन आर्ट की कोई शब्द भी नहीं थे। जी। तो उनको कन्विंस करना कि हम इसमें जा करके, उन्होंने एडमिशन तो दिलवा दिया कि हाँ चलो बहुत अच्छा है कि तुम कर रहे हो, बट देखे कि वो पढ़ाई के साथ साथ फिर इनका पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फ्यूचर क्या है। जी, तो वो हमेशा मुझे फोर्स करते थे कि टीजीटी और पीजीटी जो काफ़ी फेमस हो गया है, जहाँ पर थोड़ा सा सेटल हो जाओगे फिर। यस एब्सोल्युटली। तो वहाँ पर हर स्टूडेंट पास होने के बाद जब वो हार मानता था, क्योंकि हार भी जल्दी मानते हैं, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा, क्योंकि आर्ट में पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है और जल्दी ही लोग आधे रास्ते से छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे नाम के साथ ही धीरज जुड़ा हुआ है और मुझे लगता था कि जो है वाकई में थोड़ा सा आगे देखना चाहिए, क्या आगे का क्या मज़ा है, इसके साथ लड़ाई कैसी है। बिल्कुल। तो 2014 में मैंने मास्टर कंप्लीट कर लिया। ओके। और इलाहाबाद से ही? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है। ओके। जहाँ से मैंने 2014 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया। ओके। और उसके बाद वाकई मुझे भी नहीं पता था कि आगे का क्या होगा, बट हाँ मुझे अपने जो पेंटिंग्स करता था, जो मैंने स्टडी किया, वो 6 साल की स्टडी था मेरा, और मैंने काफ़ी मन से किया। ओके। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे लगातार इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। और मेरे साथ एक जिद रही है कि हाँ, मुझे अगर ये चीज़ अचीव करनी है, जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा अभी अपनी जर्नी के साथ, तो उसके लिए मैंने काफ़ी काम किया। ओके। देन पास होने के बाद मैं फिर 15-16 जो सेशन ईयर होता है एकेडमिकल ईयर, उसमें मेरी ललित कला एकेडमी से स्टूडियो, जिसको गढ़ी ग्रांट भी बोलते हैं, वो मिल गया, और फिर मुझे स्टूडियो दिया गया लखनऊ रीजनल सेंटर ललित कला एकेडमी का। ओके। मैं वहाँ फिर शिफ्ट हुआ, पहली बार घर से बाहर निकला। तो घर वालों के लिए भी एक चिंता थी कि चलो, उनको ये खुशी थी कि मुझे एक अमाउंट मिल रहा है हर महीने। बस उसके बाद से फिर मुझे लगा कि हाँ, अब थोड़ा सा एक बैकअप मिला है कि जहाँ से मैं काम स्टार्टअप कर सकता हूँ। और फिर वो माहौल इतना बेहतरीन था कि जिस माहौल ने मुझे सिखाया कि ये आर्ट जर्नी आगे कैसे आपको निभानी है, और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं 1 साल के लिए मुझे स्कॉलरशिप थी, और मैं वाकई में बड़ा मन से काम करता गया। हाँ, और वहाँ पे भी पेंटिंग का ही प्रैक्टिस आपने किया और कुछ और? हाँ, यस, क्योंकि मेरा जो मास्टर में एक सब्जेक्ट से करना होता है, और मेरा जो स्ट्रीम था वो क्रिएटिव पेंटिंग थी। ओके, क्रिएटिव पेंटिंग। यस, हमारे यहाँ ये ऑप्शन रखा गया था कि आप क्रिएटिव पेंटिंग लेंगे या प्रिंट मेकिंग लेंगे या पोर्ट्रेट्स में जाएंगे। तो मैंने क्रिएटिव पेंटिंग ली, क्योंकि क्रिएटिव पेंटिंग में थोड़ा आज़ादी फील होती है, और मैं स्टार्टिंग से बड़ा फ्रीडम चाहता हूँ हर चीज़ में। जो आप मेरे चित्रों में देखेंगे कि वहाँ पर जो लाइनों का खेल है, वो स्ट्रीम लेवल पे जाके देखिए, तो वाकई में बड़ा कोई उसमें बंधन आपको दिखेगी नहीं। तो एक्सपेरिमेंटेशन आपका मूल है मंत्र? हाँ, यस, मुझे एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है, क्योंकि आप एक जगह पे स्थिर हो सकते हैं, तो जहाँ रुकेंगे आप, वहाँ पर आपके पैटर्न स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक पैटर्न के साथ बन जाएंगे कि वाकई में 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है, फिर वो गिनती में आ जाता है। बिल्कुल, और वो ऑब्वियस हो जाता है, प्रेडिक्टेबल हो जाता है आर्ट। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके साथ ही फिर वो ग्रांट स्टार्ट हुई मेरी स्कॉलरशिप, और मैं लगातार उस पर काम किया। फिर ये अच्छी बात है कि मैंने जो 1 साल वो काम किया, और पुराना अनुभव जो मेरे स्टडी के टाइम का था, तब ललित कला एकेडमी का नेशनल अवार्ड आता है, जिसके लिए मैंने जब अपनी ग्रांट के लिए आया स्कॉलरशिप में, तभी मैंने सपना देखा कि यार लोग ये नेशनल अवार्ड पा रहे हैं, और जब तक नहीं मिला था तब तक तो मुझे बहुत बड़ा गोल अचीव लगता था कि इसको पाना बहुत ज़रूरी है। और एक जुनून था कि यार इतना मेहनत करना है कि अगर सामने वाला इस अवार्ड को पा सकता है तो वाह, मैं क्यों नहीं पा सकता हूँ। तो उस 1 साल मैंने काफ़ी काम किया, और उस काम करते करते मैंने समझा कि इंडियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट में कैसा एक देखेंगे, दोनों में एक संतुलित सा माहौल दिखने लगा कि आज इंडियन आर्ट में यूरोपियन कल्चर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है जी। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इससे हट के काम करना है, और मेरी एक अपनी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ये सब सुनने में अच्छा लगता है
कि आप अपनी पहचान, अपनी स्टाइल कैसे बनाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। आधा टाइम तो उसमें उलझन में निकल जाता था कि जो हम बना रहे हैं वो क्या मेरी स्टाइल है, ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरी स्टाइल है। तो बिल्कुल तमाम आर्टिस्ट से जब मुलाकात हो तो आधा लाखों तो आर्टिस्ट और हज़ारों आर्टिस्टों में इसको जी। ढूंढ पाना और सोच पाना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये बड़ी यहाँ पर मैंने देखा है कि इंडियन आर्ट में और इंडियन आर्टिस्ट जो हैं जब आपके काम को देखते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी स्टाइल के बारे में थोड़ा सा वो चर्चा कर दिए तो आप रात भर सोचते रह जाएंगे कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये स्टाइल है कि नहीं है। लेकिन हाँ, ये अनुभव आपको सिखाता है कि आपकी स्टाइल आप कब पहचानेंगे। और मैं नहीं मानता कि जो बिल्कुल मैं सारे सीनियर आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उसके पहले उनके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ। और फिर मैंने देखा कि नहीं, मुझे अपने काम पे रुकना है, मुझे किसी का सुनना नहीं है। क्योंकि अगर मैं सुना होता तो शायद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन ना लेकर के मैं ग्रेजुएशन बीए वगैरह किसी सब्जेक्ट से कर रहा होता और आज शायद मैं भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा होता। बिल्कुल। तो ये एक टफ़ डिसीजन था जो मैंने लाइफ में लिया। और 15 की 16 के साथ शुरुआती दौर में जब मैंने स्कॉलरशिप के साथ काम किया तो फिर नेशनल अवार्ड के लिए मैंने प्रिपरेशन किया, अपना एप्लीकेशन दिया। और ड्राइंग कैटेगरी में मुझे 57th ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड में ड्राइंग कैटेगरी में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। अरे वाह, जिसका मुझे ये आयोजन सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ड्राइंग में, क्योंकि हाँ, ड्राइंग लोग करते नहीं हैं। यस। तो मुझे ड्राइंग कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला 2016 में, जी 2016 में। और ये बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम पर ललित कला अकेडमी का जो नेशनल अवार्ड होता है उसका आयोजन लखनऊ में किया गया, ओके। रीजनल सेंटर में। तो मेरे लिए एक तरह से होता है कि आप अपना मैच अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो मेरे पास फुल पावर मिल गई कि मैं अपने वर्क को कैसे फ्रेम कर सकता हूँ, उसमें कितना अच्छा एफर्ट दे सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसे आपको कहीं भेजना नहीं होगा, आपके वहीं पास में ही करना होगा, तो आपको उसमें काफ़ी सारे एक फीलिंग, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। यस, देखिए अमाउंट कहीं ना कहीं मैटर रखता है। बिल्कुल। कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग की है ना आर्ट, उसमें पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। बिल्कुल। आपको आर्थिक मदद कोई करता है अगर और बहुत ज़्यादा भी ना करे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक भूख होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। इकट्ठा मिल जाने से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती है, जो मेरा फिर वो आग बुझ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल मानना है। और ये अच्छी बात है कि वहाँ पर नेशनल इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मैं फुल एफर्ट किया। क्योंकि मैं अपने वर्क के प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देता हूँ। ओके। मैंने सोचा कि नहीं, मैंने प्री प्लान किया था कि अपनी ड्राइंग को अगर सिलेक्शन होगा तो ये पहला और आखिरी मौका मेरे लाइफ का होगा कि मुझे ये अवार्ड के लिए काफ़ी मेहनत करनी है। ओके। और रात में 2 बजे तक फ्रेमिंग के साथ लगा रहा और देन फिर जब रिजल्ट आया कि हाँ मुझे नेशनल मिल गया है यूपी से, तब मैं अपने घर पे था। और देखिए एक पिता और पुत्र की जो केमिस्ट्री है, जैसे आपने अभी पूछा कि आपके घर से क्या रिस्ट्रिक्शन तो नहीं था, तो ये रिस्ट्रिक्शन वहाँ जाके टूटता है जब मेरे फादर को ये नहीं पता है कि नेशनल अवार्ड क्या होता है। उनको बस ये पता है कि भारत सरकार से आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। तो वो मैं घर पे था इत्तेफाक से और उन्होंने मुझे गले लगाया, तो मैं वो फीलिंग को समझ पाया कि अमाउंट डजंट नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। वो एक अप्रूवल मिल गया आपको आपकी फैमिली से। हाँ यस, तो मुझे लगा कि मैंने अपने फादर्स और अपनी फैमिली के साथ एक विश्वास बनाया। बिल्कुल। उनको मैंने ये विश्वास दिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो हमारे साथ, हमारे फैमिली और हमारे जो समाज है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं अपने लिए कभी काम नहीं करता, मैं अपने लिए नहीं कमाता और मैं अपने से ज़्यादा शायद दूसरों के लिए सोचता हूँ। चाहे वो मेरा आर्ट हो, चाहे वो कोई अदर पीपल्स हो, चाहे वो कोई गरीब इंसान हो या कोई ज़रूरतमंद हो। क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो अचीवमेंट्स हमें मिली 2016 में नेशनल अवार्ड, वो अचीवमेंट सिर्फ कुछ पल भर के लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी जो एनर्जी होती है वो लाइफ टाइम होती है। क्योंकि उसकी अचीवमेंट की जो खुशी है ना, उसकी खुशी के साथ आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ गई है। बिल्कुल। आपको फिर वो एक चीज़ वो मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, वो चीज़ भी वही रहेगी, आपकी उड़ान भी वही रहनी चाहिए। जी, ये नहीं कि उससे आप नीचे आ गए। यस बिल्कुल। क्योंकि नीचे का दौर मैंने देखा है कि जो मेरे पहले के कुछ आर्टिस्ट जिनको नेशनल अवार्ड मिला, और जब मैं 1 साल बाद उनके बारे में जानने की कोशिश किया या कहीं गेट टुगेदर में वो भिड़ गए मुझसे,
तो मैंने बोला सर क्या कर रहे हैं आजकल, काम कैसा चल रहा है? तो बाद में पता चला कि वो वर्किंग नहीं है, वो जॉब में इन्वॉल्व हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक आर्ट, उस समय का अवार्ड का तो इज्जत था, बट मुझे लगा इनको कैरी करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप जब कोई सामान आपको मिलता है ना, तो उसको लेके चलना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी है, और ये लेके चलना ही एक बहुत बड़ी एक क्या बोलूँ, इसको कर पाना हर किसी का बस का होता भी नहीं कभी कभी। यस यस यस। और देखिए फिर अच्छा इत्तेफाक है कि मुझे नेशनल बहुत टाइम पे मिला, और मेरे अंदर बहुत एनर्जी एक। तो आपने किस सब्जेक्ट पे काम किया था नेशनल में? आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम किया था? कोई टाइटल था जो आपने यूज़ किया था? देखिए मैं बहुत समझदार नहीं था उस समय, क्योंकि मैं जस्ट लखनऊ आया और 1 साल में ही मुझे स्कॉलरशिप मिली, और उसी के जस्ट ख़त्म होने से पहले पहले मुझे नेशनल मिल गया। क्योंकि मेरे समझ में ये नहीं आता था कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है, जहाँ पर हम दृश्यों का आदान प्रदान करते हैं, चीज़ों को देख के फील करते हैं और बनाने के बाद उसके बारे में सोचते हैं कि वो क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है, मैं इस पे यकीन करता था और आज भी करता हूँ। मेरे सामने शब्द नहीं आ रहे थे कि मैं इसका कोई टाइटल भी दूँ। ओके। तो हाँ, मुझे ये समझ में आया कि 24 टुकड़े का ये ड्राइंग है। जो छोटे छोटे ड्राइंग थे, जिसको पैनल बोल सकते हैं, और आप देखेंगे भी, आपके स्क्रीन पे जरूर चलेगा वो। जी बिल्कुल। तो मैं उस ड्राइंग का देखा कि ये 24 टुकड़े हैं और इसका शीर्षक नहीं है, तो मैंने अनटाइटल्ड 24 इसका शीर्षक दे दिया। ओके। और हाँ, क्योंकि जब ज्यूरी इसकी जजिंग कर रही होती तो शायद टाइटल से ज़रूर रिलेट करती है, लेकिन फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी होती है कि हम काम का प्रेजेंटेशन, काम की पावर, ड्राइंग और उसके सब्जेक्ट क्या हैं। बिल्कुल। तो मैंने उसमें कुछ नेचर से जुड़े हुए चीज़ों को बनाया था, और एक जो ये बात मुझे आगे बतानी है, बट मैं इस समय आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो मेरे आर्ट वर्क का एक विषय है, जिसको आमतौर पे सब्जेक्ट, विषय या आप क्या बनाते हैं ये बताना चाहें, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगा कि जो मेरी इनर फीलिंग है, मैं वो बताऊँगा सिर्फ जी, कि मैं अपनी मदर को रिप्रेजेंट करता हूँ। अपनी माँ को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने आर्ट में। आप देखेंगे कि मेरे जितनी भी ड्राइंग्स हैं उसमें फीमेल बॉडी या फीमेल पोर्ट्रेट आपको जरूर दिखेंगे। और मैं रहने वाला प्रॉपर इलाहाबाद का हूँ। वहाँ पर देवी देवताओं के बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, और वहाँ पर बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है कि आर्ट को लेकर के कैसे हम सीख सकते हैं आर्ट के साथ। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि हमने देखा, मंदिरों में गए, और हमारे छोटे भाई जलज यादव, जिनकी अभी 1 साल पहले डेथ हो गई, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं दुर्गा को लेकर के बड़ी जागरूकता थी। जी, मैं यहाँ पे देख पाता हूँ कि यहाँ पे आपने शायद जलज का ही रखा हुआ है। हाँ, यस, ये रूपकृति जलज का एक पोर्टफोलियो है जी, जो मैं कुछ देर के लिए इनको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। तो जलज बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, और देखा जाए तो जलज के और मेरे दोनों की भावनाओं में एक सिमिलरिटी आती है। और मैं जब देवी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी माँ हो सकती है, क्योंकि और ये शायद दुर्गा पूजा या पूजा का कुछ हो रहा है। यस, ये एक्चुअली दुर्गा बाड़ी करके वहाँ पर जगह है। बिल्कुल, और वहाँ पर दुर्गा की एक प्रतिमा जो है बनाई जाती है जी। तो जलज उसके बड़े शौकीन थे, वो फोटोग्राफ करने के लिए वहाँ, जैसे बंगाल में कुमारटूली है, आप कलकत्ता में जाएंगे, कलकत्ता में कुमारटूली है एक जगह, अच्छा, जहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं दुर्गा पूजा में। चाहे वो दुर्गा पूजा हो चाहे काली पूजा हो, हाँ, उसी जगह जो कुमार होते हैं, जो बनाते हैं उनको कुमार कहते हैं, जो कुमार हैं वो सब वहाँ पे बनाते हैं। अच्छा। और उसी तरह से बनारस में भी है, क्योंकि बनारस में भी काफ़ी पहले से बंगाल से भी नाता है जी, बहुत पहले से ही है। तो वहाँ पे भी इसीलिए बंगाली टोला भी है वहाँ पे, हाँ, जितना मैं जानता हूँ। यस, यस, यस। तो वहाँ पे उसी तरह से बनता है, इसलिए फोटोग्राफ्स को जो लिया है इट्स वेरी सिमिलर टू द कुमारटूली वाला। ओके। तो इसीलिए देखिए, प्लीज़ आप प्लीज़ कंटिन्यू। तो वो था कि वो विषय मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरा पालन पोषण किया, जिनकी वजह से आज मैं शायद ये बैठा हूँ और आप सबके सामने अपनी बातें रख पा रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हर इंसान अपने माता पिता को भगवान ही मानता है, और मानना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान को दृश्यों के माध्यम से या विजुअल लैंग्वेज में देखना चाहें तो अपने माता पिता का दर्शन कीजिए, उनको देख लीजिए, बस आपको भगवान मिल जाएंगे। बिल्कुल। और मैं अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पास एक ही औजार है, एक ही टूल्स है, दिस इज फॉर आर्ट। आपकी कला, मेरी कला, बिल्कुल, मेरी आर्ट, मेरी ड्राइंग, और मेरी वही पावर है। तो मुझे लगता है कि हम अपने टूल्स के थ्रू
अपने मदर को कैसे ये हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा हाँ, है। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये हमारी भाषा ही है, क्योंकि मैंने क्योंकि अभी जस्ट जिक्र भी किया कि हम विजुअल कम्युनिकेशन में होते हैं बिल्कुल और हम देख कर के ही आर्ट को समझ पाते हैं। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग आर्ट के बारे में लिखते बहुत अच्छा है और उस जो बनाया उन्होंने उसको लिख करके समझाने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन आप सीरियसली जब उसको टैली करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज आपको मतभेद भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं लेकिन परफेक्ट लिख पाएँ और जो बनाए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और ये हमारा विषय है और मैं उसके साथ नेचर से काफ़ी करीब हूँ। मैं उन चीज़ों के करीब हूँ जिनके अंदर सांसें हैं, ओके, जो सांस ले रहे हैं, बहुत चाहे अच्छा वो कहा जीव आपने। जंतु हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं या वो फूल हों, कोई भी जीवित कोई भी जीवित चीज़ हो। देखिए जिनके अंदर सांस होगी उनके अंदर एक मूवमेंट होगा, बिल्कुल उनके अंदर हरकतें होंगी, ना, वो चल फिर सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे। जी, बिल्कुल निर्जीव चीज़ें भी आपको सीख देती है बिल्कुल। बट उनके अंदर मूवमेंट नहीं होता, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इन सब चीज़ों को लेकर के और इसके साथ हमारे यूपी में जो फोक आर्ट है वो कोहबर है और हमारे यूपी से कोहबर आर्ट को लेकर के मेरी नॉलेज में अभी तक तो कोई नहीं है जो कोहबर आर्ट को लेकर के काम करते हैं। कोहबर आर्ट, कोहबर जैसे कि आप देखेंगे शादियों में दीवालों पर गोबर से ये गोबर से बनाया जाता है। गोबर से, यस, उसमें ओके, ये गांव में होता है, गांव में होता है और वो प्रथा अभी भी चली आ रही है। तो मुझे फोक आर्ट से कहीं ना कहीं एक मेरा रिलेशन रहा है कि जो शादियों में झंडियाँ लगती हैं, डबल पट्टियाँ होती हैं जी, तो मैं अपनी आर्ट में कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व करता हूँ। ओके, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अभी समकालीन कला और लोक कला को दोनों के साथ जोड़ करके मेरा एक रिसर्च वर्क चल रहा है जो मैं अपने चित्रों में डे बाय डे उसको इंकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो ये विषय के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और फिर हमने जब नेशनल किया तो उसके बाद फिर काफ़ी खुशी था, सब लोग बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, अब शायद ये थोड़ा सा आगे जाके इनको नौकरी मिल सकती है। अभी भी मेरे फैमिली कंफर्टेबल नहीं थी कि हाँ इसके बाद, तो उनको बस ये था कि हाँ ये एक अमाउंट मिला है, ये ट्रॉफ़ी है और न्यूज़पेपर में काफ़ी छपा और मेरे फादर को लोगों ने बधाई दी, वहाँ के मोहल्ले वालों ने, तो पिताजी को बहुत अच्छा लगा। उससे बड़ी खुशी देखिए एक बार हमें ये मिली कि जब मुझे राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिला, ओके, 2017 में मैंने एप्लीकेशन डाला क्योंकि मेरे से पहले मेरे सीनियर भी जा चुके थे। तो इसके लिए आपने कैसे किया? आपका वैसे सिलेक्शन हुआ, इसके लिए आपने अप्लाई किया था? हाँ, मैंने इसके लिए अप्लाई किया था क्योंकि मेरे सीनियर गए थे, तो जब वो गए तो मैंने कहा ये रेजिडेंसी प्रोग्राम कैसे होता है, फिर से वही दिमाग ये में। प्रणब मुखर्जी के वक्त था, प्रणब जी जब थे? हाँ, यस, प्रणब मुखर्जी थे उस समय पे और उनका मेरे ख्याल से लास्ट ईयर था कार्यकाल, उनका अंतिम साल चल रहा था 2017 का। मेरा सिलेक्शन हुआ था 2017 में जी। और इंडिया के 2 आर्टिस्ट सेलेक्ट किए गए थे। कौन कौन? एक मैं था और एक राहुल कोकाटे मुंबई से। अच्छा, तो हम दोनों राष्ट्रपति भवन के लिए। कोई और भी आर्टिस्ट थे आप लोगों के साथ उस वक्त? हाँ, मेरे साथ 2 इनवाइटिंग आर्टिस्ट थे क्योंकि हमारा सिलेक्शन तो वेल प्रोसेस हुआ था। उसमें ये था कि जिनको नेशनल और स्टेट मिला हो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो और कौन आए थे आर्टिस्ट आपके? मेरे साथ जो इनवाइटिंग आर्टिस्ट थे वो सुबोध गुप्ता और भारती खेर जी, ये 2 आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्टों में जो इनवाइटिंग आर्टिस्ट थे जी। हम इनके साथ रेजिडेंसी प्रोग्राम किए। ओके। और ये बहुत अच्छा बात थी कि वहाँ पर हम इनके साथ बातचीत करना, गेट टुगेदर हुआ और 15 दिन की रेजिडेंसी प्रोग्राम थी। ओके। और देखिए इससे अच्छी खूबसूरत बात ये थी कि हमारे साथ 10 इनोवेटर थे। इनोवेटर्स थे? यस, और 2 राइटर थे। इनोवेटर्स इन द सेंस दे आर साइंटिस्ट और क्या? साइंटिस्ट, एक आविष्कारक जो यंग आविष्कारक थे, उसमें कुछ सीनियर भी थे। सपोज कुछ ऐसे थे कि वो कम पानी में चावल की पैदावार कैसे कर सकते हैं, अच्छा। तो उनका अनुभव कैसे था। उसमें से एक सबसे यंग जो था वो उन्होंने हार्ट अटैक पड़ने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक पड़ने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने इनोवेशन किया, उसके ऊपर उन्होंने मशीन बनाई और उनको भी वहाँ बुलाया गया था। तो हम बड़ा अच्छा सा तालमेल था। आर्ट और आपका आर्ट और साइंस इन सब का एक वार्तालाप, एक तरह से एक डायलॉग चल रहा था। यस। वहाँ पर एक पिकॉक अपार्टमेंट है जो राष्ट्रपति भवन का जो डोम है, गुंबद है, उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में था। तो सारे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और राइटर
ये सब वहीं रहते थे। वहीं रहना है वहीं आप रहना लोगों था। तो हम लोग का एक प्रोटोकॉल था कि हमें 15 दिन में क्या क्या एक्टिविटी है, होली हम लोग ने वहीं मनाई थी। को। और सुबोध गुप्ता जी का डिस्प्ले था, भारती खेर मैम का भी डिस्प्ले था, ओके। तो हम उनके साथ भी एंजॉय किए, उनके काम को देखे। और वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ा? आपने अपने पेंटिंग्स या आपने अपने ड्राइंग्स बनाए? हाँ देखिए, ये एक जो राष्ट्रपति भवन का जो रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है, जी। इसमें ये होता है कि आप वहाँ पर जाएं, लोगों से बातचीत करें जो आपके साथी हैं, और आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि आपको इतनी एक्टिविटी से जोड़ा जाता है कि आपको खुली छूट होती है कि आपको वहाँ पे आर्ट वर्क भी कर सकते हैं। ओके। सारी सुविधाएं होती हैं, सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं कि हाँ आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पे काम करें और अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि हमारा जो भी काम किया हुआ होता है वो वहाँ के राष्ट्रपति भवन का जो म्यूज़ियम है जी। वहाँ पर कलेक्शन में डिस्प्ले हो जाता है। ओके। तो और आर्ट वर्क आपके वहीं पे रह गया, आपका वहीं पे पार्ट होगा, इट विल पार्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन कलेक्शन? यस यस यस, दैट इज़ अ Okay. पार्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन। तो वो म्यूज़ियम और बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। हमारे पहले भी और भी कलाकार आए, तो उनके भी आर्ट वर्क देखें। आज मेरे कलेक्शन भी वहाँ पर डिस्प्ले है, ओके। कभी आप जाएँ तो ज़रूर देखिए। बिल्कुल। और वो बहुत अच्छा एक माहौल था। देखिए मैं महत्व देता हूँ अपने आर्ट की एनर्जी पे, एक ऊर्जा पे। राइट। जैसे मैं अब जिक्र करूँगा कि मैं लाइन्स के ऊपर काम करता हूँ। आप मेरे ड्राइंग्स में रेखाओं के महत्व को देख पाएंगे, जो ड्राइंग्स की इम्पोर्टेंस है कि मैं लाइंस को कलर के साथ कैसे इन्वॉल्व करना, ड्राइंग को पेंटिंग के साथ कैसे इन्वॉल्व करना, फोक आर्ट को समकालीन कला के साथ कैसे इन्वॉल्व करना। ओके। तो ये एक रिसर्च वर्क है और ये एक लंबी जर्नी है जिसमें मैंने ड्राइंग को अधिक महत्व दिया। आपने ये वर्ड अभी यूज़ किया, रिसर्च भी इन्वॉल्व है। हाँ। तो इसका मतलब आप इसके पीछे जब भी आप काम करते हैं, डू यू गिव इम्पोर्टेंस टू रिसर्च ऑल्सो? मतलब आप रिसर्च पे यस, शोध, अगर हिंदी में कहें शोध पे आप जोर देते हैं फिर? बिल्कुल। देखिए हर किसी के लाइफ के साथ एक रिसर्च जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको कोई एक बड़ा गोल अचीव करना है। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि मैं नाम से अगर बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं तो उसके बाद क्या है, उसके बाद भी हर चीज़ का एक द एंड होता है, एक अंत होता है। बिल्कुल। बट अगर हम किसी चीज़ की यात्रा को समझें और उस यात्रा में उसके अनुभव को समझें, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करें, जिससे कि समाज जब हमारे आर्ट को देखे तो उसमें उपयोग होने वाली, उसके साथ उसकी समय की वैल्यू, वो सारी चीज़ों से वो जुड़े। क्योंकि कला सिर्फ व्यवहारिक नहीं है, कला आप देखें तो सिर्फ एक बिजनेस नहीं है जी। आर्ट आपकी आर्ट लैंग्वेज ही एक ऐसी है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और मैं क्योंकि बहुत साधारण फैमिली से हूँ और मुझे लगता है मेरा व्यक्तित्व बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल रहता हूँ और मैं आर्ट को जीने की कोशिश करता हूँ, मैं उसके साथ एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए, अपनी आर्ट को बेचने के लिए नहीं करता कि मैं 4 पेंटिंग बनाऊँ फिर जाकर एग्जीबिशन करूँ और फिर मुझे खुशी मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाएं। कि ये एक ऐसी भाषा ही है कि आप इसमें आनंद ले सकते हैं। और पहले के भी आर्टिस्ट देखें, जो यूपी से बहुत सारे आर्टिस्ट थे और अलग अलग विधाओं में थे, तो उन्होंने सिर्फ अपनी आत्मा को जन्म दिया। जैसा देखा जाए कि आत्मा तो दिखती नहीं है, बट आर्ट आपके लिए एक आत्मा बन जाती है, क्योंकि वो फीलिंग्स ही है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी लाइंस के साथ, पेपर्स के साथ खेलना शुरू करते हैं, तो तब आपको असलियत पता चलती है कि तब आप फंसे भी महसूस करते हैं, फिर आप अपने आर्ट के साथ फंसते भी हैं कि अब ये जो मांग रहा है वो हम देंगे कैसे। बिल्कुल, उसका एक अपना डिमांड होता है। यस यस। तो डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और तब लगता है कि आर्ट आपको अपने हिसाब से फिर काम करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, कि ऐसा करो और करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ता है। दैट इज़ समथिंग विच इज़, वो कहे ना, वो एक हायर लेवल पे चले गए हम। यस। एक लेवल पे जाना जहाँ पे ये एक अलग एक शोध, और वो आर्ट फिर आपको अपने आप दौड़ने के लिए मजबूर करता है। हाँ। काम करने के लिए मजबूर करता है, प्रोत्साहित करता है। यस, दैट इज़ समथिंग गुड। नहीं, ये फेज़ मैंने किया, बिल्कुल फेस किया, क्योंकि 17 के बाद फिर ये था कि चलो ये 2 बिग अचीवमेंट्स तो मिल गई जी, खुशी मिल गई, लोग जान गए, अखबारों में छप गया, परिवार खुश हो गया जी। लेकिन अब क्या, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे, उसके बाद क्या है? बिल्कुल, नेक्स्ट क्या है? नेशनल मिल गया, इसका मतलब क्या है कि आपका जर्नी खत्म हो गया है। नेशनल मिलने का मतलब ये क्या हो कि आप भारत के सर्वोच्च हो चुके हैं। हाँ। नाउ यू कैन टेक अ ब्रेक। ऐसा तो है नहीं। इसके बाद भी तो आपकी जर्नी होनी चाहिए। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात बीच में उठाई। मेरा जो अपना मानना है जी, कि कुछ आर्टिस्ट
ऐसे होंगे या हो चुके हैं या पाने के बाद भी ऐसा सोच सकते हैं। देखिए, नेशनल आपका एक लिए उत्साह हो सकता है, एक अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन आप अचीवमेंट के बल पे आपकी आर्ट आगे बढ़ पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको लेबोरियस होना पड़ेगा और कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। मुझे 16 में अवार्ड मिला जी। अब मैं 16 में अवार्ड लेकर अगर बैठा होता, क्योंकि हमारे पीछे भी ना कई लाख आर्टिस्ट पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पे आर्ट वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, और हर साल पास आउट होके निकल रहे हैं। बिल्कुल, पास आउट हो रहे हैं, उनके बैच से 2-3 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे प्रदेश से, मेरे देश से नहीं है, मेरा कंपटीशन इंटरनेशनल आर्ट सिनेरियो से है। बिल्कुल। और मुझे मेहनत के साथ साथ उसमें जब इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तब पता चलता है कि वाकई में आप किन चीज़ों को जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि नेशनल मिल जाए आपको, इंटरनेशनल मिल जाए, बिनाले मिल जाए, तो अवार्ड आपको खुशी दे सकता है, ओके, आपको ग्लैमर दे सकता है, बट उसके साथ जीना नहीं दिखा सकता। बिल्कुल।
धीरज, हाउ यू आर सर्वाइविंग, एक बात ये पूछता हूँ क्योंकि जितना मैं जानता हूँ आप एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, आपकी कोई जॉब या कोई सर्विस नहीं है, आप किस तरह जीवित हैं, आपका दिनचर्या कैसे चलता है, क्या आप डेली पेंटिंग करते हैं? पहली बात, क्या आप स्टूडियो में रह के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं? आपका अपना स्टूडियो है तो स्टूडियो के अंदर एक कन्फाइंड एरिया होता है, कभी कभी आइसोलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको कैसा लगता है कि स्टूडियो होना ज़रूरी है, आप स्टूडियो में काम करते हैं या नहीं, आपकी दिनचर्या क्या है? ठीक है। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम गैलरी के साथ अगर नहीं जुड़ते हैं सो विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, हम जीवित नहीं रह पाएंगे या हमारा आर्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमें गैलरी के साथ जाना ही होगा। ठीक है, कुछ लोग नहीं जाते हैं, मैं ये नहीं कर रहा, सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो आप किस तरह से ले रहे हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि मैं तो वैसे स्टूडियो में ही वर्क करता हूँ अपना, और जो मेरा लखनऊ स्टूडियो है मैं वहीं पे वर्किंग हूँ जी, और लगातार मैं वर्क करता हूँ। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं पैटर्न में बंधा हुआ हूँ कि मुझे 6 बजे उठना है और लगातार फिर काम करना है, फिर शाम को चाय पीना है, फिर काम करना है, क्योंकि हम एक क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम अपनी फीलिंग्स को पेपर में उतारते हैं, अपने सब्जेक्ट को उतारते हैं, और जो भी हमारा रिसर्च है वो करते हैं, बट उस रिसर्च में ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि आप एकदम मजदूर की तरह लगे हुए हैं, पहली थिंग। क्योंकि इसके बाद मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर लेबर बनते हैं तो आप पैटर्न में एक बंध जाते हैं। आप फिर उन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं आगे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके मन उसको अलाउ नहीं करता है, बट आप ज़बरदस्ती आर्ट कर रहे हैं। उसके साथ फिर आपका इन्वॉल्वमेंट रुपयों से हो जाता है कि आप सर्वाइव करना चाहते हैं, तो क्योंकि आर्टिस्ट को एक टफ डिसीजन लेना होता है जी, कि अगर आप वेट करेंगे तो बेहतर पाएंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हमारे रोज़ के 1000 रुपये खर्चे हैं, पेंटिंग बनाओ, उसको किसी को भी बेचो और उसके बाद फिर काम में लग जाओ, फिर बनाओ, फिर बेचो, तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ गए। फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ थोड़ा सा ये है कि मैं प्रॉपर वर्क पे ध्यान देता हूँ, और मैं कुछ गैलरियाँ हैं जिनसे मैं एसोसिएट हूँ, और वो भी अभी 2015 में एक गैलरी है, उसके साथ मुझे एनुअल अवार्ड मिला, तब से मैं एसोसिएशन में आ गया उनके, और उन्होंने मेरे काम को तारीफ़ दिया और काफ़ी लोगों तक मेरे काम को पहुँचाए, काफ़ी अच्छे लोगों तक पहुँचाए, इवन वो इंडिया से बाहर भी मेरे काम को भेजे। बट फिर भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं पेंटिंग करूँ और हर महीने गैलरीज़ को जाके दिखाना शुरू कर दूँ। तकलीफ़ हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी थी और अभी भी कभी कभी ऐसा फेस होता है जी। तो मुझे बस ये लगा कि नहीं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे जिक्र किया कि आपको रुकना होता है, कहीं पे रुकना होता है वाकई में। अगर हम कहीं पे बाहर हैं या स्टूडियो में, उसका रेंट देना है, तमाम चीज़ें, बट अगर आपके काम में महक होगी ना, तो 4 लोग उसकी खुशबू सूंघ करके पूछेंगे कि ये सब्ज़ी वाकई में कहाँ बन रही है, और वो आपके सब्ज़ी तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके काम में ताकत होगी तो आपको अप्रोच करने वाले बहुत मिलेंगे, और अच्छे काम की तारीफ़ करने वाले और अच्छे काम को आगे ले जाने वाले अभी भी इंडिया में बहुत हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा नेटवर्किंग, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए कि मैं डिसाइड करता हूँ अब कि मुझे किसके साथ काम करना है, किस गैलरी के साथ शो करना है और कहाँ पे शो करना है, और मैं कितने पेंटिंग के साथ अपने आप को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ स्टेज ऐसे आपके लाइफ में आते हैं कि जहाँ पर आपको इनसे हट के डिसीजन लेना पड़ता है, बट मेरे लिए वो कुछ टाइम का होता है, वो कुछ टाइम का डिसीजन होता है कि हाँ, मैंने अपनी प्रॉब्लम फेस कर ली, देन अपने आर्ट वर्क के साथ फिर से मैं लग गया। तो ये है कि हाँ, डिसीजन आर्टिस्ट को खुद लेना पड़ता है, वो किसी से पूछ के नहीं ले सकता। अगर वो पूछ के लेता है तो आजकल के समाज में लोग, मैंने हिंदुस्तान में देखा है कि आपको अपने से ऊपर उठने की नहीं उठाते, दिक्कत की नहीं, वो मेरे से आगे क्यों जा रहा है। बिल्कुल, आप अपने मालिक खुद हैं, आपको अपनी बीज को बोना है,
उसका पालन पोषण करना है जी। उसके फल उगाने हैं, फल को खुद से तोड़ना है और फिर बाज़ार तक पहुंचाना है। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि आपको ये सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा जी। क्योंकि जो भी गैलरी होगी, जो भी कलेक्टर होगा, वो आपकी जर्नी को आपके काम से दिखता है। जब वो आपके एक पेंटिंग के सामने खड़े होकर देखेगा, और वाकई में आज भी बहुत अच्छे कलेक्टर हैं, बहुत अच्छे आर्ट को देखने वाले हैं, जो आपकी एक ड्राइंग से समझ जाते हैं कि ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा है और इसके साथ कितनी जर्नी जुड़ी हुई है। जो वाकई में कला पारखी होते हैं वो ज़रूर, और आप उनके तक अपने आप पहुंच जाते हैं। देखिए, मेरी यात्रा स्टार्ट हुई, मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी एक पेंटिंग बिकेगी भी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे नेशनल मिलेगा। जुनून है ना, अगर आपको उसके आपके अंदर एक छोटा सा कीड़ा है कि हाँ मुझे पाना ही पाना है, तो ठीक है, पैसा आज है, कल नहीं, परसों फिर है। बिल्कुल। रुपयों का तो एक लालच है, बस ये कि हाँ, आप अगर अच्छी आर्ट दे रहे हैं, समाज को अच्छे आर्ट से जोड़ रहे हैं, और कला प्रचार भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कलाकारों का एक छोटी सी जिम्मेदारी है। जो पुराने आर्टिस्ट थे, हुसैन साहब लोग भी अपने आप को एक्सप्लोर किए, तो मुझे लगता है कि आप अपनी आर्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करिए, और हमारे समाज में आर्ट को उन्नत पे ले जाने के लिए मैं खुद भी अपने आर्ट को अलग अलग माध्यमों में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करता हूं जी। जहां पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आर्ट वर्क के प्रिंट अच्छे घरों में, जो वाकई में जिनको कद्र है, मैंने दिए हैं, क्योंकि मुझे ये लगा कि इससे मेरी जो तारीफ़ें हैं वो बढ़े या ना बढ़े, बट आर्ट से लोग जुड़ें। आज देखिए, संस्कृति हमारे देश में जो है, उसमें साउथ में आप जाएं तो, मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि मैं असम गया था, नॉर्थ ईस्ट गया था, और मुझे वहां पर एक इनवाइट किया गया था। तो ये बोला गया कि आज आपको अवार्ड सेरेमनी, आपको अवार्ड बांटना है बच्चों को। अच्छा। तो मैंने कहा कि ओके ठीक है, जैसा हमारे यूपी में होता है कि भाई 4, 5, 10, 15 अवार्ड होंगे। और मैं दंग रह गया कि मैं जब देखा स्टेज पे पहुंच करके कि लगभग 10 से 12 फीट लंबी एक टेबल लगी थी, और जिसमें आप यकीन करेंगे कि 150 से 200 ट्रॉफी थी। असम में? ये असम में, नॉर्थ ईस्ट, सिलचर में। सिलचर, बिल्कुल। तो मैं ये बस हैरान हो गया कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बड़ी तहजीब से आ रहे हैं, सर नमस्कार, और उनको मैं पुरस्कार, मैं तो थक गया था बैठना, एक्चुअली मैं खड़ा ही हो गया कि भाई लाइए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चों में वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ का वातावरण आर्ट से जुड़ा हुआ है आज भी, और ये बहुत पुरानी बात नहीं, आज से 3 से 4 साल पहले की बात है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर भी यही है कि हम आर्ट बना करके पैसा कमाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें वाकई में, अगर अपनी कला को, आप किसी भी तरह की कला करते हो, चाहे आप फोटोग्राफी करते हो, स्कल्पचर करते हो, लोगों तक जोड़िए, उसको दिखाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। मैं ग्रुप शो में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे काम का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है। मैं अपने वर्क करने के बाद मुझे लगता है कि कोई अच्छा ग्रुप शो है जहाँ पे मेरा काम रेडी है और मैं दे सकता हूँ। जैसे कुछ एसोसिएशन के साथ हैं, कुछ बड़ी एजेंसीज़ हैं या गैलरी है, तो बिल्कुल, क्योंकि हमारी आर्ट जितने हम मन से बनाते हैं, उतने मन से उसको डिस्प्ले करना। बिल्कुल, यही नहीं कि कहीं भी उठा के लगा दिया। हाँ, क्योंकि देखिए, वो आपके लिए गॉड है, वो आपकी जमा पूंजी है। फर्स्ट सोलो शो कौन सा था? किस विषय पे आपने किया था काम? कौन से ईयर पे आपने डिस्प्ले किया था? क्या आपने खुद किया था ये या किसी गैलरी ने किया था? ये
देखिए मेरा पहला सोलो शो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे ख्याल से मैं बैचलर थर्ड ईयर में या थर्ड ईयर में रहा हूँगा, क्योंकि मुझे बैचलर लास्ट ईयर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का जो मेरा फोर्थ ईयर था, उस समय मुझे स्टेट ललित कला अकेडमी का अवार्ड मिल गया था। तो वो अवार्ड के बाद फिर मुझे लगा कि अपना सोलो शो करना चाहिए, तो मैंने निराला आर्ट गैलरी जो हमारे कैंपस में था इलाहाबाद में, तो वहाँ पर मैंने अपनी तरफ से ही सोलो शो किया था। उसके सब्जेक्ट तो कि स्टडी टाइम पर सारे सब्जेक्ट हमारे लिए होते हैं इम्पॉर्टेंट, तो हमने लैंडस्केपिंग पे किया था, कुछ वाटर कलर, कुछ एक्रेलिक कलर, जो हमारी स्टडी टाइम था, जो स्टडी हमने किया था उसको ही मैंने जस्ट सोलो शो में डिस्प्ले किया। आपका फर्स्ट सोलो आपने कहा कि आर्ट कॉन्सर्ट से हुआ था। हाँ साथ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए आर्ट कॉन्सर्ट में मेरा जो पहला सोलो शो हुआ था वो आई थिंक 2019 के नवंबर में हुआ था। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि बीच में कोविड का ऐसा दौर आया कि जहाँ पर सारी चीज़ें हमने भूली है। वो शो काफ़ी अच्छा था। मैंने अपने काम में कुछ किताबों का इस्तेमाल किया था, जो ओरिजिनल नॉवेल्स होती हैं, जो अच्छी किताबें मिल गई, तो उसके कुछ चैप्टर को लेकर के मैंने प्रयोग किया था। जैसे कि द हनीमून, ये एक नॉवल का एक चैप्टर था, तो मैंने उसके साथ अपने ड्राइंग को इन्वॉल्व किया, उसके कुछ टेक्स्ट को इन्वॉल्व किया। अच्छा। तो जो आप देखेंगे भी, और उसके साथ मैंने ड्राइंग को डिस्प्ले किया था। तो वो बहुत सक्सेसफुल शो था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, वो गैलरी ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया हमें, और लगभग 1 महीने वो सोलो शो चला। और कौन से साल किया था आपने ये 2019-20 की बात है। ये 1920 की बात है, मतलब ये पैंडेमिक के थोड़ा सा हाँ जस्ट पहले ही था। मेरे शो के बाद मार्च में फिर पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और हाँ, ये सोलो शो में एक खूबसूरत बात ये थी कि लोगों ने नया काम देखा। मैंने जैसा आपको बताया कि जब आप एक अच्छा आर्ट देते हैं तो वाकई में लोग भी उस चीज़ को ढूंढने की तरफ भागते हैं कि आज इतनी ज़्यादा आर्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिल जा रही है। बिल्कुल सही कहा। और मेरा स्टार्टिंग से ये रुझान रहा है कि मैं किसी भी पुराने कलाकारों को ना पढ़ता हूँ, ना मैं उनके काम को देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले अपने आप को, अपने काम को देखूँ। शायद उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी है। और आप रिसर्च जब कर रहे होते हैं तो देखिए आपके पास जितना सब्जेक्ट है, जितना मटेरियल है, वो आप कहीं और देख करके या कहीं और घूम करके नहीं पा सकते हैं। आपकी जिद क्या कहती है, आपके विचार क्या कहते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। और यही मेरी सोच वहाँ पर प्रूव भी की कि वहाँ जितने लोग भी आए, मेरे काम को पहली बार देखा गया दिल्ली में, तो उन्होंने वाकई तारीफ़ किया। इसके पहले भी कुछ काम मेरे डिस्प्ले हुए थे, जब मुझे रवि जैन मेमोरियल 2015-16 में मुझे धूमिमल करवाती है, तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। और फिर उसके बाद आईफेक्स में मेरे काम को देखा गया। तो ये दोनों जगह पे जो मेरे काम थे वो निमंत्रण टाइटल पे थे। मैंने क्या किया था कि लिफाफे के बैक साइड में, जो शादी के लिफाफे होते हैं, उनके बैक साइड पे मैंने ड्राइंग किया था। अच्छा। वो सारी ड्राइंग रिलेट करती थी निमंत्रण। जब शादी ब्याह या किसी आप ओकेज़न पे जाते हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हमारे सामने होती हैं उसको मैंने बहुत रफ भाषा में रेखांकित किया, ड्राइंग किया। तो लोगों को अलग दिखा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में इतनी आर्ट है कि लोग वाकई में कंफ्यूज होते हैं कि ये इनका काम है कि ये इनका काम है। और ये तभी होता है जब आप स्थिर नहीं होते हैं। तो मैं आपको उसी चीज़ों से कनेक्ट करना चाहूँगा कि आपके अंदर स्थिरता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप अपनी बातों पर रुकिए, अपने ड्राइंग पर रुकिए, और वेट एंड वॉच, आप रुक करके उसको वॉच करिए। तो ये बड़ी अच्छी सी यात्रा थी कि मैं सोलो शो तक गया। उसके बाद अभी मैं लगातार वर्किंग हूँ और लगातार अपने वर्क के ऊपर प्रोसेस कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो मेरा वर्क चल रहा है वो भी कुछ किताबों के पन्नों को लेकर के। मैं ये पूछना चाहता था कि अभी आप किस पे काम कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं कुछ किताबों के पन्नों पे कर रहा हूँ। और मुझे गीता, भगवत गीता, कृष्ण के जो उद्देश्य हैं, उनके विचार हैं, उनकी ऐसी गीता मुझे खरीदने का शौक़ हो जाता है कि जिनमें कुछ पिक्चर्स हों, उनको मैं कैसे अपनी ड्राइंग के साथ रिलेट कर सकता हूँ। क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपके साथ कनेक्ट होती है। हर किसी के जीवन में, चाहे वो किसी के धर्म भी हो, तो हर धर्म में उनका एक जो नॉवेल है वो जरूर उसके साथ जुड़ता है। तो मैं प्रिंट मीडिया को लेकर के अपनी ड्राइंग के साथ लगातार वर्किंग हूँ।
और मैं एक्सपेरिमेंट में अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं, सपोज आलता रंग जो महिलाएं घरों में लगाती हैं, जी चाय एंड कॉफ़ी, ये हो गया, हल्दी जो मेरे पास, मैं अब मटेरियल खरीदना कम कर दिया हूँ। तो आप ये नेचुरल चीज़ों की यूज़ कर रहे हैं? हाँ, मैं नेचुरल कर रहा हूँ। मैं पेपर पे ज़्यादातर काम करता हूँ, क्योंकि पेपर में साथ मेरा जो समन्वय है वो बड़ा ही कंफर्टेबल जोन में जाकर के है, क्योंकि मेरी ड्राइंग्स पेपर को एक्सेप्ट करती है और हम भी उस पेपर को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें खेलने में मज़ा आता है। और इसके साथ थोड़ा सा गोल्ड कलर, जो नेचर गोल्ड कलर होते हैं, मैं बाहर से जो फोक आर्टिस्ट हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया, इन सब चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लगातार। और पेपर को भी मैं खुद से बना रहा हूँ, अभी उसकी लेयर वाइज। हाँ, ये भी पूछना था कि पेपर आप खुद बना रहे हैं? हाँ, पेपर को मैं मुझे खुद पता बना चला रहा था कि आप खुद बनाते हैं पेपर। जी, क्योंकि देखिए पेपर जयपुर में बहुत अच्छा बनता है, बड़े बड़े साइज के बनते हैं, वो पटचित्र के लिए बनाते हैं, पहाड़ी चित्र के लिए पेपर बनाते हैं। बट मैंने वहाँ से लिया, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है जो आप मेहनत करके पेपर को पहले बनाएं, क्योंकि मैंने बोला अभी कि एक प्रोसेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जी। पेपर बनाना भी मुझे बहुत कुछ सिखाता है। जैसे मैं रफ़ हूँ, वैसे मुझे रफ़ सरफेस चाहिए, पेपर डेक्लेक्ट चाहिए, कुछ पेपरों को मैं साइड से फाड़ देना, हटा के किनारे रख देना। तो ये आपका सब एक कॉन्फिडेंस है। और मेरा एक अपना पर्सनल मानना है कि देखिए आर्ट आपको आत्मविश्वास सिखाती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी आगे तक जा पाएंगे। और मैं तो निरंतर प्रयास हूँ। मैं तो थैंक्स करूँगा जो भी आर्ट लवर हैं, जो भी क्यूरेटर हैं, बायर्स हैं, गैलरीज़ हैं, जो मेरे काम को देख रहे हैं और मुझे एक ताकत दे रहे हैं कि आप अच्छा जा रहे हैं। उनका एक तारीफ़ मुझे एक साल आगे बढ़ाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे और आगे काम करना चाहिए। ये प्रक्रिया ऐसी है जो जीवन ख़त्म भी होने जाएगा तब भी आपको करना ही करना है। इसका एंड नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है। हाँ, वैसे ही है कि पेपर जो कर रहा हूँ उसकी भी लाइफ है, उसको मैं प्रिजर्व करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी के फिक्सर, अच्छी क्वालिटी का पिगमेंट्स यूज़ करना चाहिए जो इसको तो ये पेपर में जो काम आप कर रहे हैं, मैं इस पर एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मान लीजिए जिस तरह आप कॉफ़ी में काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, अगर किसी कलेक्टर को ये कलेक्ट करना है, हाँ, तो वो उसे किस तरह से रखेगा? क्योंकि देखिए लोग जब भी पेंटिंग खरीदने आते हैं, एक बहुत घिसा पिटा एक डायलॉग होता है, क्या ये एसिड फ्री है? और ये मैं आज से नहीं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ। मतलब घिसा पिटा ये एक डायलॉग है। कोई भी कलेक्टर आए, कोई भी कुछ नहीं आया, किसी को पता भी ना हो तो भी सुन कर आए कहीं से, एसिड फ्री पूछ लेना उससे। हाँ, ठीक है, तो आर्टिस्ट के आके दिमाग का वो कर देते हैं कि भाई आपका एसिड फ्री है क्या? सो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें एक फिर आपके पास एक बाउंडेशन हो जाता है कि भाई आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि कलेक्टर लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि हर किसी का काम म्यूज़ियम में जा नहीं रहा, क्योंकि इस तरह के वर्क्स म्यूज़ियम के लिए ज़्यादा होते हैं। क्योंकि लेकिन हिंदुस्तान में इतने म्यूज़ियम है ही नहीं, पहली बात। हाँ, और म्यूज़ियम्स में तो जाते भी नहीं है हमारे काम इतने ज़्यादा आर्टिस्टों के। तो कलेक्टर्स के पास जाते हैं तो कलेक्टर्स भी पीछे हट जाते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क को देख के। तब आप इसको कैसे फेस करते हैं? देखिए ये समस्या तो आती है। अगर वाकई में आप आर्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी सारी शर्तें अपनी आर्ट के साथ लागू कर दीजिए। यहाँ पर नॉर्मल सा पेपर जो जेके बॉन्ड का या नॉर्मल A4 साइज का पेपर भी, बॉन्ड पेपर की बात, हाँ बॉन्ड पेपर है या नॉर्मल कोई भी A4 साइज के पेपर, ऑलरेडी मैंने देखा है कि मेरे पास कुछ पुराने पेपर्स हैं जो 2009 से मैंने देखा, वो आज भी सही हैं। पेपर की लाइफ होती है। हाँ, अगर जो इंसान, जो भी कलेक्टर या जो भी बायर उसको ख़रीदेगा तो वाकई में अगर उसने उस पेपर में उस आर्ट वर्क के साथ अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको रख रखाव के बारे में भी उसने सोच रखा होगा। बिल्कुल। बट मेरा दायित्व ये होता है कि हम जो भी पिगमेंट्स यूज़ करते हैं उसको पहले हम अच्छे से गर्म करते हैं, उसको अच्छे से रोकने के लिए उसके साथ अच्छे पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, अच्छे फिक्सर यूज़ करते हैं। हम अच्छे फिक्सर इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी हम सरफेस पे अपने मटेरियल को दे रहे हैं उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल यहाँ पर 4 ऋतुएं हैं, तो जिसमें आपके साथ बारिश भी है, तो फंगस ह्यूमिडिटी तो है ही हमारे हिंदुस्तान में। तो पेपर को इतना अच्छा हम प्रिजर्वेशन उसके साथ करते हैं, उसको इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं कि वो 50 साल 100 साल रहे। और वाकई में जब आपकी आर्ट एक फ्रेम में जाती है तो आधा लाइफ उसका बिल्कुल लाइफ बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा धीरज। हाँ,
अभी तो और भी लंबा चलना था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना काफ़ी है, आपको भी जाना है कहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। जी, फिर से दोबारा होगी मुलाकात, कुछ और ही बातें करेंगे, और आपके आगे के जर्नी के लिए आर्ट कीपर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कम से कम एक चीज़ का रिक्वेस्ट मैं करूँगा, जी पहले नहीं करता था, आज कर रहा हूँ, कि कम से कम अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा थोड़ा सा देख लिया करे वीडियो, सब्सक्राइब भी कर दे। नहीं, मैं बिल्कुल बोलूँगा। और आपकी ये पहल जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई टाइम से कि आपका जो चैनल है वो वाकई में यंग आर्टिस्टों को मैं खुद आपके वीडियोस देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इत्तेफाक है कि हमारी मुलाकात हमारे फ्रेंड जो सतरद्रु को जो कॉमन फ्रेंड है उनसे हो गई। क्योंकि देखिए मैं लास्ट में आपको आपके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि ये आज की आर्ट ना एक ग्लैमर वाली है, और सोशल मीडिया तो बहुत है कि ठीक है, लेकिन सब तक पहुंचा जा सकता है तो किसी की छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री के लिए आप यंग आर्टिस्ट को ले रहे हैं। हमारे जैसे और भी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो बहुत कुछ पा लिए हैं, वो भी सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनका एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और बड़े शहरों में वो जाने से भी डरते हैं, सामने आने से भी डरते हैं। तो आपकी ये पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं पूरी शुभकामना दूंगा आपको कि आप आगे, आपका जो ये इन्वॉल्वमेंट है आर्ट के प्रति, ये काबिल तारीफ़ है। और आपके वीडियो जितने भी तमाम कॉलेज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ज़रूर देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आपसे वो ज़रूर जुड़ें, अपनी बातें कहें। और आपका ये रिसर्च है, क्योंकि आप भी एक रिसर्च कर रहे हैं, यंग देखिए, हम लोग खोज करते हैं, हम खोजी हैं, जब तक नहीं खोजेंगे तब तक नहीं होगा। यस, क्योंकि आप एक खोज करता हैं और आप अपने स्टाइल में खोज कर रहे हैं और मैं अपनी स्टाइल में खोज कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये खोज का अंत नहीं है। नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लगातार कार्यरत रहेंगे, आपकी खोज का कोई अंत नहीं होगा, परिणाम अच्छा होगा। बिल्कुल, खोज का अंत नहीं होता है, लेकिन परिणाम का अंत जरूर होता है। हमारा अंत हो जाएगा, हमारे खोज को लेके कोई और आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक इंस्पिरेशन तो मिलती है। आज जो आप वर्क कर रहे हैं, मैं आपसे जब पहले बात किया तो आपने एक इंसिडेंट बताया जो आपके लाइफ के साथ हुआ, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, तो उसके बाद ही मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आर्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी होती है, और आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा आप कलम और कागज़ के साथ जुड़ें तो आर्ट हो जाएगी। बिल्कुल, आपके साथ ऐसे से टाइम आएंगे ना कि वो आपको असली कला की परिभाषा आपको समझा देंगे कि क्या होती है। और जिस दिन आप फीलिंग से, इमोशन से जुड़ेंगे, आधा आर्ट आप ऐसे ही सीख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आर्ट के लिए कोई फाइन आर्ट्स कॉलेज जाने की ज़रूरत है। आपका व्यक्तित्व आपकी कला है। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच धीरज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।